I would like to ask Rashmi sir, the one who has written this song. कहते हैं राइटर जो होता है वो जन्म देता है कहानी को, गानों को. So we'd like to start with you. कब ये थॉट आया टाइटल ट्रैक धड़क का, कैसे आपने लिखा? धर्मा में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत काम करती हैं जिनका नाम है अजीम दयानी. वो हमारे दोस्त हैं और धर्मा के म्यूज़िक सुपरवाइज़र हैं. फ्रॉम हिज किटी यू हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स. ही इज़ अ फ्रेंड एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड द अपॉर्चुनिटी टू मोहसिन टू स्टार्ट विद to write this song title track with Dhadak 2. It was a huge responsibility in the first place and दूसरा it was not easy at all. बहुत ही मुश्किल था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतना बड़ा बैनर, everything was depending on this particular song. बिकॉज टाइटल ट्रैक क्या होता है, वो सोनिक आइडेंटिटी और फर्स्ट एक्सपोजर होता है ऑडियंसेस के लिए. तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र था कि इस गाने में जावेद मोहसिन थे, who are known to create anthems, not just simple songs but anthems. इनके गाने जो होते हैं, इनकी मेलोडी जो होती हैं, वो सदियों के लिए होते हैं. तो वहाँ पे मुझे गीत लिखने का मौका मिला. तो शुरू में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे लिखें. भाई फिल्म की स्टोरी एक बड़ी करेजियस स्टोरी है. एक सोसाइटी के बैकड्रॉप में एक लव स्टोरी है जिसके अंदर आपको मेलोडी लेके आनी है, अल्फाज लेके आनी है. तो बहुत दिनों तक हमारा बैक एंड फोर्थ हुआ. लेकिन फिर जाके एक यूरेका मोमेंट आया जिसमें मोहसिन और जावेद दोनों ने बोला कि सर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और इसमें वो करते हैं जो हमारे दिल को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो जब हमने वो करना शुरू करा तो सारी चीज़ें एक सांचे में ढलती गई. एंड वी हैव टू वर्जन्स ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइसेस ऑफ श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल एंड अभी जो लेटेस्ट विशाल मिश्रा का वर्जन आया है. सो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, बट अल्टीमेटली जैसे कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका ऑनेस्टी के साथ आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, सो बड़े से बड़ा चैलेंज भी छोटा हो जाता है. तो सर इसी चीज़ को लेके एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे. धड़क 1 की अगर मैं बात करूँ जो 2018 में आई थी, उसका जो टाइटल ट्रैक था वो इट वाज मोर ऑन द रोमांटिक साइड, बिकॉज स्टार्टिंग में मूवी एक रोमांटिक एंगल में शूट की गई थी, रोमांटिक मूवी थी थोड़ी सी. बट इन दिस मूवी धड़क 2 का जो टाइटल ट्रैक है वो थोड़ा सा ऑन अ सीरियस नोट पे जाता है, बिकॉज एक सोशल इशू पे मूवी बताई गई है, कास्टिज्म पे मूवी बताई गई. तो आई होप चीज़ों को लेके माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है एज अ लिरिक्स राइटर जब आप बोल लिखते हो, अल्फाज लिखते हो. क्योंकि एक तरफ रोमांटिक ट्रैक के लिए टाइटल ट्रैक लिखना और थोड़ी सी सीरियस मूवी के लिए टाइटल ट्रैक लिखना. सो हाउ बिग दैट डिफरेंस वाज एंड व्हाट वाज द प्रिपरेशन दैट यू वर गोइंग थ्रू? जैसा मैंने पहले बोला कि ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अच्छा और सधा हुआ कलाकार वही होता है जो ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाए. और ज़िम्मेदारियों में एक और ज़िम्मेदारी थी कि जो सबसे पहले अजय अतुल सर का जो ट्रैक था वो भी एक बहुत ही मुकम्मल ट्रैक था. तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनकी लेगेसी जो क्रिएट हुई है उसको हमारे गाने से शायद हमारा गाना अंडर परफॉर्म ना कर जाए. तो डर था इस चीज़ का, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ धर्मा मूवी, व्हेन यू आर डूइंग अ बिग मूवी, तो ये सारे कंपैरिजंस भी होते हैं. तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने मेहनत करी. एज फार एज लिरिक्स गो, यू ऑलवेज हैव टू वॉक अ फाइन बैलेंस बिटवीन वॉट इज़ टू बी सेड एंड वॉट इज़ द अनसेड. मतलब लिरिक्स में ऐसी लेयर्स होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हो और जो नहीं कह रहे हो वो दोनों चीज़ें जनता तक पहुंचनी चाहिए. लेकिन इंथुजियाज़म और मोटिवेशन हमको अजीम दयानी और शाजिया जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से हमको काफ़ी मिला. एंड द रिजल्ट्स वी आर सीइंग, एवरीबडी इज़ लविंग द सॉन्ग. द सॉन्ग इज़ स्ट्रीमिंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. द सॉन्ग इज़ ऑन स्पॉटिफाई, इट इज़ इन द इंडिया चार्ट्स. यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अच्छा कर रहा है. इसका एक ही कारण है कि भाई मेहनत करी, सच्चे दिल से काम करा, एंड द सॉन्ग इज़ अ विनर. तो अब मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स को रुक करना चाहूँगा. मोहसिन जी आपसे शुरुआत जी. करेंगे. जब भी किसी के बोल तो हम धुन में कहते हैं, अगर लिरिक्स राइटर की स्टाइल में कहूँ तो पिरोना, तो कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है. एंड जब ऐसे गाने जो आपको लगता है कि लोगों के दिल तक पहुंचने चाहिए, वो फील पहुंचना चाहिए, एक अच्छा म्यूजिक ही वो फील दे सकता है. बिल्कुल. सो धड़क 2 का म्यूजिक जो है काफ़ी अलग है. सो उस चीज़ के बारे में बताइए. हम्म, जैसे कि सर ने कहा, हमने बहुत मेहनत करी है. टाइटल ट्रैक क्रैक करना वाज नॉट इजी, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है व्हेन यू मेक अ टाइटल सॉन्ग. तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है, और एक पिक्चर का जो मूड होता है, एक पिक्चर का जो फील होता है,
उसको थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में भी रखना पड़ता है और फिर कंपोज करना पड़ता है, वो मेलोडी कंपोज करनी पड़ती है। बट टचवुड ये गाने के अंदर जब हमको फर्स्ट टाइम, मैं बोलूँगा ब्रीफ, एज इन ब्रीफ तो नहीं दिया गया था। अजीम दयानी जो धर्मा के सुपरवाइज़र है, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, यार आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी प्रॉमिसिंग साउंड ट्रैक, अ वेरी रोमांटिक प्रॉमिसिंग साउंड ट्रैक फॉर धड़क 2 टाइटल ट्रैक। कोई ब्रीफ नहीं दिया था, बिकॉज क्या होता है कभी कभार ब्रीफ देने के चक्कर में ना आप बंध जाते हो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो आप मेलेडी वाइज आप जस्टिस कभी नहीं कर सकते हो, या कभी आप बंद के वो सुर जो गाने में होंगे, जितने नोट्स होंगे, वो बहुत आप सोच समझे हुए लगाएंगे। तो वन थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट अजीम दयानी एंड आर डायरेक्टर शाजिया इकबाल, जिन्होंने हमें किसी चीज़ में बांधा नहीं, उन्होंने हमको लिबर्टी दी, हमको थोड़ा सा खुला छोड़ा कि जस्ट क्रिएट अ प्रॉमिसिंग एंड अ वेरी इमोशनल साउंड ट्रैक, क्योंकि हमारी पिक्चर का ये मूड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और जब हम और विराग सर जैम करे, तो होते 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 एक थोड़ा सा एक हम लोग बहुत श्योर थे कि हमको एक एंथम क्रिएट करना है, जो कि गाना अपने आप में एक कॉल हो। जब गाना सुनाई दे सबको तो एक कॉल हो। इस तरीके से हमने शुरुआत किया था। सर ने इतना बहुत ज़्यादा खूबसूरती से लिखा है और इसे बहुत ही प्यार से गाया है श्रेया घोषाल मैम ने, जुबिन नौटियाल और विशाल मिश्रा। और ये गाना अब सबके सामने है, लोग बागों को पसंद आ रहा है। और यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा चार्ट्स पे भी चल रहा है, लोग बागों को पसंद आ रहा है। और गाना मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो एक प्योर मेलेडी होती है वो अपना एक वक्त लगाती है और बहुत सुकून और ठहराव के साथ में अपना घर बनाती है। इट्स लाइक अ ओशन, एक समंदर होता है। एक खूबसूरत गाना अगर आप कोई पिक्चर का टाइटल ट्रैक करो या एक रोमांटिक गाना करो, तो वो अपने आप में एक समंदर होता है। वो कहाँ बहेगा, कहाँ जाएगा, कौन से घर में अपनी जगह बनाएगा, कौन से दिल में अपनी जगह बनाएगा, किसकी लाइफ से कनेक्ट होगा, किसका जज्बात बनेगा, किसकी ज़िंदगी बनेगी, यू डोंट नो। सो वी मेक सॉन्ग्स फॉर ऑडियंस और लोगों का प्यार मिल रहा है। और पिक्चर हमने देखी है, बहुत खूबसूरत पिक्चर बनी है। और पिक्चर के अंदर जिस हिसाब से शाजिया इकबाल ने इस गाना को शूट किया है और तृप्ति दिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी ने जो जस्टिस किया है गाने के साथ में, दे हैव टेकन इट नेक्स्ट लेवल। इट्स लुकिंग लार्जर देन लाइफ। और जब हम गाना बना रहे थे तभी हमारी यही कोशिश थी कि ये गाना लार्जर देन लाइफ बनाना है फॉर एवर। जावेद जी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं। जी पूछिए। जावेद मोहसिन का जो डुओ है, हाँ आप एक कजिन्स भी हो आप, हाँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से आपका ताल्लुक है। जी। तो जब लिरिक्स राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, तो जब कोई लिरिक्स आपके पास आती है तो व्हाट इज दैट फर्स्ट थॉट दैट यू गो थ्रू, एंड सिटिंग के दौरान ऑब्वियसली जब आप लिरिक्स राइटर्स के साथ बैठते हो, म्यूजिक कंपोज करते हो, तो सिटिंग के दौरान क्या वो ऐसी चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है, या एक दूसरे के साथ आप कैसे बॉन्ड रखते हो कि म्यूजिक ऐसे बनाना है, ट्यून ये रखनी है, बोल ऐसे हैं, तो कैसे जाता है पूरा प्रोसेस? सर देखिए, ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि वी ब्रदर्स वी जैम टुगेदर, एंड एक आमद आती है और आमद आते ही जो दिल को छू जाए वो लाइनें होती हैं, ठीक है। और ये टीम एफर्ट है। सर यहाँ पे कुछ लाइनें ऐसी लेके आते हैं जो मतलब गूज़बम दे देती हैं, तो हमको भी मोटिवेशन आता है उसके ऊपर हम इस तरह का कंपोजिशन करें, या हमारी मेलोडी सुन के सर को इंस्पिरेशन आता है। सो इट्स अ टीम एफर्ट। सो ऐसा कुछ बंदिश नहीं है इस तरीके से। एंड लिरिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सर की लिरिक्स काफ़ी अलग होती है। ये जाने जाते हैं अपने रोमांटिक ट्रैक्स के लिए, कि जितने भी रोमांटिक ट्रैक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑडियंस हमेशा पसंद करती है। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ होती है जो लिरिक्स को उठा देती है, आई मीन एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अगर म्यूज़िक अच्छा हो तो वो फील देता है आपको। एब्सोल्युटली। तो ऐसे लिरिक्स राइटर अगर कोई बोल लिखते हैं तो कितना प्रेशर होता है, या क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आप में वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो
उस चीज़ को जस्टिस दे दे? पहली बात, हम लोग में है वो चीज़ जब भी हम सब साथ में बैठे हुए। दूसरी चीज़, ये जैसे आपने बताया प्रेशर, जिम्मेदारी, या मैं उसको ये प्रेशर जिम्मेदारी नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा इंस्पिरेशन। बिकॉज म्यूज़िक जो है वो इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन से ही बनता है, और आगे लोगों को, जैसे मोहसिन ने कहा, ये किसी के गाने की, किसी की ज़िंदगी के अंदर ये रिलेट करेगा, किसी के ये जज्बा बनेगा, जैसे काफ़ी साल पहले किसी ने मुझे बोला था, यार ये मैं नाम नहीं लूँगा, कि फ़ला फ़ला की गज़ल सुन सुन के मेरी जवानी बीती है, या अमूमन इस तरह के कॉम्प्लीमेंट शायरों को और काफ़ी लोगों को मिलते होंगे कि सर आपकी ये जो आपने जो लिखा है, ये ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की कहानी है, या इस तरीके से। तो ये चीज़ आती है इस तरीके से। और रही बात म्यूज़िकली जस्टिफाई करना, ठीक है, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से इसको और ख़ूबसूरत बनाएं हम। ये एक आप जिम्मेदारी बोल सकते हो कि इतनी अच्छी लिरिक जो गूज़म दे रही है, सो वी शुड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम म्यूज़िक साइड ऑल्सो, फ्रॉम मेलोडी साइड ऑल्सो, सो दैट्स व्हाट वी कीप ट्राइंग टू। तो एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, जब कोई सिंगल म्यूजिक डायरेक्टर होता है अकेला, हाँ। तो हर चीज़ वो डिसाइड करता है, हाँ। ही गो थ्रू द प्रोसेस, वो डिसाइड करता है कि क्या म्यूजिक रखना है, कितना उसकी इंटेंसिटी रखनी है। जब दो साथ में होते हो तो दो माइंड्स आ जाते हैं, दो चीज़ें आ जाती है, दो पर्सनालिटीज़ आ जाती है। सो आप दोनों में वो कैसा बॉन्ड रहा है, एंड आप दोनों कैसे डिसाइड करते हो कि किस चीज़ को कितना अप्लाई करना है, म्यूजिक कितना रखना है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, या ये हटाना है, या ये चीज़ ऐड करना है? Yeah. वो दोनों कैसे आप मैनेज करते हैं? See, we complement each other. To be very honest with you, we complement each other. So whenever we are at the studio, or we are at the programming session or jamming session, I give Mohsin an idea, he gives me an idea, or maybe I play some note on the piano, he gets some inspiration, So we are complementing each other, and end of the day, we keep the listener in our mind. कि ठीक है, हमको तो अच्छा लग रहा है, सुनकार बन के सुनते हैं कि कैसा लग रहा है, सुनकार ऑडियंस को कैसा लगेगा। सो ऑडियंस का दिल जो जीत ले, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। करेक्ट। सो सर, आपसे जानना चाहूँगा जी कि आजकल के गाने विच टुडे वी आर सिटिंग इन अ जेन ज़ी एरा, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम ऐसे गाने हैं आज के डेट में जो बहुत ज़्यादा हिट है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं कि अगर हम बात कर ले अर्ली 2000s का एक पीरियड था, या कोविड के पहले तक भी गाने बहुत अच्छे बनते थे। बट आजकल अगर मैं देखूँ पिछले 3 या 4 साल में बहुत कम गाने ऐसे होते पूरे साल में जो हम सालों तक याद रखते हैं, या बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न दैट अच्छे गाने क्यों नहीं बन रहे? एज ए लिरिक्स राइटर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे गाने क्यों नहीं बनते आजकल, लोग क्यों वैसे गाने नहीं लिखते जो एक ज़माना था जब लोग सालों साल गाने याद रखते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को याद रखते, लिरिक्स राइटर को रखते थे। बट आजकल क्या हो गया है गानों को? नहीं, अच्छा ही है, धड़क 2 का गाना अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम धड़क 2, एज अ लिरिक्स राइटर मैं जानना चाहूँगा बिकॉज बहुत कम गाने आजकल लोग कहते हैं कि जेन ज़ी एरा थोड़ा सा टुवर्ड्स रैप सॉन्ग्स एंड हार्ड रॉक पार्टी सॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा सुनना पसंद करता है, बट सोलफुल रोमांटिक ट्रैक्स बहुत कम आ गए हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये बीमारी ये हमेशा से रही है, क्योंकि 60s में हम बोलते थे यार 50s बढ़िया था, 70s में हमने बोला 60s बढ़िया था, 80s 90s में हमने बोला यार वो गोल्डन एरा अच्छा था। मुझे अच्छी तरह से याद है 2000 में हमने बोला 90s अच्छा था, 20। सो ये चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती है, रिएक्शंस होते पड़े रहते हैं। लेकिन इतने सारे अभी क्या है ना, अभी देर आर सो मेनी एवेन्यूज़ टू रिलीज़ अ सॉन्ग, और कंटेंट का ओवरलोड है, हर चारों तरफ से तीर की तरह गाने रिलीज़ होते हैं। तो उसके बीच में क्वालिटी फ़िल्टर लगाना बड़ा मुश्किल है। जिस ज़माने की आप बात कर रहे हो वो तब का था जब शायद रेडियो पे गाने बजते थे या कैसेट्स पे आते थे। उसके बाद भी देख लो ऑडियो सीडीज़ होती थी। तो लिसनरशिप फॉर अ सॉन्ग वाज बाय अपॉइंटमेंट। इंसान एक तन्हा जगह पे, या तो गाड़ी में, या तो घर पे, या तो दोस्तों के साथ रहता था, तो वो सुनता था। अभी आपका एक्सपोजर टू कंटेंट इज़ फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, इवन इफ़ यू आर नॉट ऑन अ स्क्रीन बाय योरसेल्फ। हो सकता है किसी पीछे के स्क्रीन से आपके उसमें पढ़ रहा हो, तो वहाँ पे क्वालिटी फ़िल्टर लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बट एज क्रिएटिव पीपल बिटवीन जावेद मोहसिन, माई सेल्फ एंड अजीम दयानी, आई थिंक
अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे का मन करा वो गया कुएं में कूद गया, ठीक है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं कुएं से पानी निकाल के अपनी प्यास बुझा रहा हूँ, उससे मुझे मतलब है, और मैं बहुत खुश हूँ उसमें। वाह, क्या बात है। अच्छा एक नहीं, वाई शुड बी बॉदर अबाउट जेन जी, मिलेनियल एंड बीटा। बीटा, गामा, वो तो ये सब मार्केटिंग के टर्म्स होते हैं जो कि क्रिएट कर दिए जाते हैं बैठ के। संगीत में ऐसा कुछ नहीं होता है, संगीत में कोई जेंजी नहीं होता है, संगीत में सिर्फ सुर होते हैं, संगीत में सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं। ये काफ़ी सारे लोगों को अपनी दुकानें चलानी होती हैं तो ये चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि तुम जेंजी हो, तुम मिलेनियल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। संगीत का सिर्फ एक ही एक मकसद होता है कि लोगों की ज़िंदगी में सुकून, खुशी, ये सारी चीज़ें लाने के लिए संगीत बना है। वाह। और ये आप इतिहास उठा के देख लो, संगीत का जन्म इसलिए हुआ था। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ, द हैप्पीनेस, यू नो, एंड इट predominantly comes from a soul, it doesn't come from a generation. सो आखिर में सर आपसे पूछना चाहूँगा, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं, और कौन से ऐसी अपकमिंग मूवीज़ हैं, एल्बम्स हैं जिनमें हम आपके लिखे हुए गाने सुन सकते हैं? नहीं, मैं और जावेद मोहसिन, आप एक तरीके से समझ लीजिए, एक बहुत ही क्रैक टीम है, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड बेस्ड ऑन द phenomenal success of धड़क 2 and the songs that we've done, of course there are many more opportunities that are lined up, there are many more singles that are lined up, there are a couple of movies that are lined up, लेकिन but that is not what matters. What matters is कि हमने अपने listeners को, हमने अपने audiences को कितनी ज़्यादा खुशी दी। सो वही एक मकसद लेके हम लोग काम करते हैं। तो जावेद सर एंड मोहसिन सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जी। एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से, जो आपके लिखे हुए गाने, आपके बनाए हुए गानों को लोगों ने जो पसंद किया, स्पेशली धड़क 2 टाइटल ट्रैक को लोग पसंद कर रहे, दैट इज़ द रीज़न पीपल आर मोर एक्साइटेड टू गो एंड वॉच दिस मूवी, बिकॉज वो धुन बड़ी ही प्यारी है। जी। व्हाट वुड यू लाइक टू से द ऑडियंस हु हैव लव्ड योर सॉन्ग? ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहेंगे हम लोग, और बहुत अच्छा लगता है कि ऑडियंस को पसंद आया गाना, क्योंकि हमने उन्हीं के लिए बनाया है गाना, और सारे लोगों को पसंद आ रहा है। जेन जी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जितने भी जो, जैसे कि आपने कहा कि आज की जनरेशन, पहले की जनरेशन, पुरानी जनरेशन, सबको पसंद आ रहा है। मेरा बोलना ये है कि एक अच्छा म्यूज़िक जो होता है, एक अच्छा म्यूज़िक जो होता है, वो जनरेशन का मारा कभी रहेगा नहीं। Clap to that. एक अच्छा गाना जो होगा वो कभी भी जनरेशन का मारा नहीं रहेगा। जिस दिन हम जनरेशन सोच के गाना बनाएंगे, उस दिन वो गाना कहीं का नहीं रहेगा। आप क्यों एक जनरेशन की बात करते हो? आप गाना ऐसा बनाओ कि ये जनरेशन, पिछली जनरेशन, आने वाली हर जनरेशन जब गाना सुने आपका, पुराने से पुराना गाना उठा के सुने, बोले यार नाइस सॉन्ग। ज़रूरी नहीं है हर गाने के ऊपर हर जनरेशन नाचेगी या हर गाना वो करेगी, बट बुरा नहीं बोले। और मेरे हिसाब से ना, जो इस साल जितना म्यूज़िक आया है, सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इवन टुडेज़ जनरेशन, जिनको जेन ज़ी कहा जाता है, अल्फ़ा कहा जाता है, बीटा कहा जाता है, वो सारे जनरेशन को मेलोडी पसंद आ रही है। और इससे बड़ी जीत म्यूज़िक की हो ही नहीं सकती है कि नाउ इवन टुडेज़ जनरेशन आर लविंग एंड लिसनिंग ऑल मेलोडीज़। I totally agree with Mohsin. It is always said melody is king. आज आप 100 साल पहले पुराने गाने भी उठा के देख लीजिए, जिसकी मेलोडी अच्छी है वो गाना हमेशा अमर है। आप बॉलीवुड के भी गाने उठा लीजिए, टॉलीवुड के भी उठा लीजिए, हॉलीवुड के भी उठा लीजिए, जो गाना दिल को छू जाता है, जिसकी मेलोडी अच्छी है, बिल्कुल। लेकिन कोई पूछने नहीं जाता माइकल जैक्सन कौन से गाँव में पैदा हुआ था, ठीक है, nobody is bothered about that, as right Mohsin said. तो आज भी उसके गाने पसंद हैं सब लोगों को, किसी को नहीं मालूम उसकी जात क्या है, बात क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कुछ नहीं। तो बेसिकली मेलोडी इज़ किंग, ओके। और ये जो गाना, ये जो आमद आई ऊपर वाले की तरफ से, हम तीनों भाई, एंड थैंक्स टू अजीम दयानी हु बॉट अस ऑल टुगेदर एंड गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू अस, वी हैव क्रिएटेड, जो हमें कमेंट्स मिल रहे हैं कि दिस इज़ हिस्ट्री बीन क्रिएटेड, और मुझे पूरी
दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे श्रोताओं का, हमारे ऑडियंस का, जो उसको प्यार कर रहे हैं, और ये गाना अमर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।